चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका हिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यहाँ पे हम लोग देखा था बच्चों कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी उसके अराइवल के बारे में हमने पढ़ा था, यानी वो कैसे भारत आए, उन्होंने कैसे परमिशन लेके भारत में अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उनके बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कैसे उन्होंने अपने पैर जो थे वो इंडिया में जमाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 12। The Dutch company maintained that profit must support the cost of war, which came from trade, which produced profit. अब यहाँ पर डच कंपनी के बारे में बात हो रही है, यानी जो डच जो लोग थे वो लोग जो बिजनेस करते थे वो डच कंपनी कहलाती थी बच्चों। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि जो भी वॉर्स हो रहे, वॉर्स किन में होते थे बच्चों, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज के जो लोग थे, जैसे इंग्लिश पीपल थे, डच पीपल थे, फ्रांस के लोग थे, पुर्तगाल के लोग थे, सब भारत में मौजूद थे। सभी अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, सभी अपना पैसा कमाना चाहते थे। तो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, कहीं ना कहीं इनके बीच में युद्ध जो थे वो देखने को मिलते थे। तो डच कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो भी ये वॉर, जो भी युद्ध है, इनका जो भी खर्चा है वो इन्हीं बिजनेस से हमें निकलना चाहिए। कंपटीशन अरोज इन 1635 व्हेन द चार्ल्स फर्स्ट ग्रांटेड ट्रेडिंग लाइसेंस टू सर विलियम कॉटन। अब बात हो रही है यहाँ पे सन 1635 की। 1635 में कुछ जो एटमॉस्फेयर था वो बदला, कुछ माहौल जो था वो बदला। 1635 में चार्ल्स फर्स्ट ने सर विलियम कॉर्टिन जो थे उनको लाइसेंस दिया ट्रेड करने का, व्यापार करने का भारत में, विच परमिटेड द राइवल कॉर्टिन एसोसिएशन टू ट्रेड with the east at any location in which the EIC had no presence। यहाँ पे उन्हें ये लोग जो थे इनको परमिशन दी गई, सर विलियम कॉर्टिन को परमिशन दी गई कि वो भारत में बिजनेस कर सकते हैं, खुला व्यापार कर सकते हैं, जहाँ पे EIC से क्या मतलब है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं जहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ जहाँ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ मौजूद नहीं है, यानी जो जगह खाली है ईस्ट इंडिया कंपनी से, वहाँ जाके सर विलियम जो थे वो अपना बिजनेस जो थे, विलियम कॉर्टिन जो थे वो अपना व्यापार कर सकते थे। इन एन एक्ट aimed at strengthening the power of EIC। उद्देश्य क्या था इनका, एम क्या था कि EIC का पावर बढ़ाना, ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर, शक्ति जो थी वो भारत में वो बढ़ाना चाहते थे। किंग चार्ल्स सेकंड ग्रांटेड EIC the rights to autonomous territorial acquisitions। उन्होंने किंग चार्ल्स जो थे, उन्होंने ब्रिटेन से जो थे, उन्होंने ये भी परमिशन दी इनको, सर विलियम को, कि आप भारत में टेरिटोरियल एक्विजिशन, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, यहाँ पे हमने लिखा है टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। टेरिटोरियल एक्विजिशन इसका मतलब होता है बच्चों कि अलग अलग जो छोटे मोटे जो एरिया है आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, आप उनके ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं, सिर्फ बिजनेस से नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी परमिशन दी किंग चार्ल्स सेकंड ने। टू मिंच मनी, से आप पैसा कमाएं, टू कमांड fortress and troops and form alliances to make war and peace। उन्होंने क्या क्या उन्हें आज़ादी दी, उन्हें ये दी कि आप किले बंदी करें, फोर्ट्रेसेस का मतलब होता है किले बनाना, ट्रूप्स यानी अपनी सेना बनाना, फॉर्म अलायंसेस का मतलब होता है अपनी जो टेरिटरी, अपना जो क्षेत्र है उसके आसपास के सारे क्षेत्रों को अपने अंदर कर लेना, अलग अलग अपने अलायंसेस बनाना। टू मेक वॉर एंड पीस, ये क्यों करना है, टू मेक वॉर युद्ध करने के लिए और साथ साथ शांति बनाए रखने के लिए। एंड टू एक्सरसाइज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन ओवर द एक्वायर्ड एरियाज, और साथ साथ में ये भी उनको परमिशन दी सर विलियम कॉर्टिन को कि आप सिविल यानी सामाजिक अधिकार जमा सकते हैं उन क्षेत्रों पे, और साथ साथ न्यायिक, जुरिडिक्शन का मतलब होता है न्यायिक अधिकार भी उन क्षेत्रों पे आप जमा सकते हैं। द कंपनी फ्रेश फ्रॉम द कोलोसल विक्ट्री एंड विद द बैकिंग ऑफ इट्स ओन private, well-disciplined and experienced army was able to assert its interest in the Carnatic region from its base। अब क्या किया था कंपनी जो थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो बहुत कोलोसल वॉर्स का मतलब होता है जो ऐसे बड़े वॉर्स जो थे वो उन्होंने धीरे धीरे करके वो जीतने लगे थे, विक्ट्री हासिल की थी उन युद्धों में। किसकी मदद से, बैकिंग ऑफ इट्स ओन प्राइवेट, उनकी खुद की आर्मी थी, उन्होंने खुद की सेना बनाई, प्राइवेट सेना बनाई जो कि डिसिप्लिन थी, एक्सपीरियंस थी और जो कि एबल थी अपने युद्ध को जीतने के बाद, एबल टू असर्ट इट्स इंटरेस्ट इन कर्नाटक रीजन। अब उनका जो इंटरेस्ट जो था, उनकी जो रुचि थी वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में थी, जहाँ पे फ्रॉम इट्स बेस
इन मद्रास, यहाँ पे उनका बेस कहाँ था बच्चों अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का बेस कहाँ था ईस्ट इंडिया कंपनी का बच्चों मद्रास में, एंड इन बंगाल फ्रॉम कलकत्ता। एक तो उन्होंने क्या किया बच्चों कर्नाटक रीजन फ्रॉम इट्स बेस, कर्नाटका पे उनकी नजर पड़ी, कहाँ से, वो लोग मद्रास में थे, मद्रास से उनकी नजर पड़ी कर्नाटका पे, और दूसरी जगह उनकी नजर पड़ी कलकत्ता से बंगाल के ऊपर। ठीक है कि इस क्षेत्र को भी हम हथिया ले। ठीक है बच्चों, विदाउट फेसिंग एनी फर्दर ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम अदर कॉलोनियल पावर। क्यों, क्या था अदर कॉलोनियल पावर का मतलब क्या था, उन्हें ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बात हो। अब ये जो क्षेत्रों पे यानी कर्नाटका पे उनकी नजर थी बंगाल पे, लेकिन इनको हासिल करने के लिए उनको अदर कॉलोनियल पावर यानी ना तो फ्रांस से आए लोगों का सामना करना था, ना डच लोगों का सामना करना था, ना पोर्टुगल्स का सामना करना था, तो उन्हें आसानी से उन क्षेत्रों पे ये लगा कि हम अपना सिक्का जो है वो जमा लेंगे। इन 1689 यहाँ पे बात हो रही है बच्चों 1679 की, 1689 की बात हो रही है। अब मुगल फ्लीट कमांडेड बाय सिद्दी याकूब अटैक्ड बॉम्बे। एक मुगल कमांडेड थे, मुगल सेनापति जो थे सिद्दी याकूब जिनका नाम था, उन्होंने मुंबई पे अटैक किया, बॉम्बे पे अटैक किया। आफ्टर अ ईयर ऑफ रेजिस्टेंस, एक साल अपनी रक्षा के बाद EIC यानी बराबर एक साल जो था EIC बसता रहा इसके अटैक से, इसके हमले से। सरेंडर इन 1916, और पूरे एक वर्ष के बाद 1960 में EIC ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर देना मतलब नतमस्तक हो जाना, युद्ध में अपनी हार कबूल कर लेना, उसे सरेंडर होना कहते हैं। सरेंडर इन 1690 एंड द कंपनी सेंट इनवॉइस टू औरंगजेब्स कैंप टू प्लीड फॉर अ पार्डन। और कंपनी ने यहाँ पे देखो बच्चों कितनी चालाकी, औरंगजेब से जहां पे उन्होंने अपना टेंट लगाया था औरंगजेब ने, वहां पे उन्होंने एक माफीनामा भेजा, EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक माफीनामा भेजा, माफ करने के लिए विनंती की, प्लेडेड फॉर पार्डन, माफी के लिए उन्होंने विनंती की। द कंपनीज इनवॉइस हैड टू prostrate themselves before the emperor, pay a large indemnity and promise a better behavior in the future। उनको क्या क्या करना था इस माफीनामे में, उन्होंने मुगल जो औरंगजेब जो थे उनके सामने उन्हें आइडेंटिटी यानी एक हर्जाना जो होता है वो पे करना था, और उन्होंने आगे वादा भी किया कि आगे वो इस तरीके का कोई बिहेवियर नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने बॉम्बे में युद्ध जो किया था वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। द एम्परर विड्रॉ हिज ट्रूप्स, और यहाँ पे एम्परर यानी जो औरंगजेब जो थे उन्होंने अपनी ट्रूप्स यानी सेना जो थी वो मुंबई से या बॉम्बे से हटाई उन्होंने अपनी सेना ट्रूप्स, एंड द कंपनी सब्सिक्वेंटली रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ इन बॉम्बे। और यहाँ पे क्या हुआ, औरंगजेब ने जैसे ही अपनी सेना हटाई, कंपनी जो थी वापस रीएस्टैब्लिश हो गई, कहाँ पे, बॉम्बे में। बॉम्बे में कंपनी ने वापस अपना वर्चस्व जो था वो अस्तित्व था वो वापस जमा दिया, एंड सेट अप अ न्यू बेस इन कलकत्ता। और इसके साथ साथ उन्होंने एक नया बेस बनाया, बॉम्बे के साथ साथ उन्होंने अपना कलकत्ता में भी, जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है बच्चों, वहां पे उन्होंने अपना नया बेस बनाया। तो ये था बच्चों डच कंपनी, EIC के कुछ जो इनिशियल जो स्टेजेस थे हमने उसके बारे में पढ़ा। EIC ने कैसे बॉम्बे में अपना वर्चस्व वापस जमाया, कलकत्ता को कैसे अपना बेस बनाया। इसके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रेड इन बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल से उन्होंने कैसे अपने व्यापार की शुरुआत की, कैसे उन्होंने बंगाल से धीरे धीरे करके पूरे भारत पे अपना सिक्का जमाया, वो हम नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।